अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने आपके सामने पॉइंट फॉर्म में जो है इसको डिस्प्ले किया है। ठीक है, इसको आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे आप तो आपके लिए ये करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये दोनों जो हैं वो अपना किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपके पास पूछा जा सकता है, दोनों का स्कोप कहाँ किस किस लेवल पर किस तरह से है, ये सब भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो हम इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो एम्बिशियस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और जो अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएट किया गया था चाइना की तरफ से 2013 के अंदर। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो ये भी एमओयू स्टेज के ऊपर ही है, यानी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर ही है। ठीक है, अभी ये बहुत आगे डेवलपमेंट की तरफ नहीं गया है, अभी इसमें नेगोशिएशंस ही हो रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो इनिशिएटिव्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इनमें आपको डिफरेंट स्केल्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट स्केल में नज़र आएगा आपको कि स्केल इन्वेस्टमेंट में कितना है, प्रोजेक्ट्स में इनका स्केल क्या है, स्कोप कितना है, जोग्राफिकल कवरेज कितनी है इनकी, इन्वेस्टमेंट कितनी हद तक कर चुके हैं, प्रोग्रेस कितनी हद तक हो चुकी है, बीआरआई की भी और आईएमईसी की भी। ट्रांसपोर्टेशन जो मोड्स हैं इनके दोनों के वो क्या क्या हैं, डायरेक्शनैलिटी क्या क्या है दोनों की, और प्रोजेक्ट का स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका ओवरऑल एक जो है वो आप कह सकते हैं कि डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास आता है आपको डिफरेंस बताना है तो हमें देखने को मिलेगा डिफरेंस पहले नंबर पर, जो इनका स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है उस लेवल पर कि इनके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या शामिल है। अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है, बहुत ही जामिया है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसको भी कवर करता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी को कवर करता है, फाइबर ऑप्टिक्स को कवर करता है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें इंडस्ट्रियल जोन्स भी शामिल हैं। ठीक है, यानी कि इसके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें के प्रोजेक्ट्स में जितनी भी नेशन शामिल हैं ना, तो उनको इन तमाम आप कह सकते हैं सेक्टर्स में जो है वो हेल्प मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा, विन विन सिचुएशन होगी तमाम कंट्रीज़ को, तमाम स्टेट जो कि इसका हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ब्री का यानी। ठीक है, तो उनको एनर्जी, फाइबर ऑप्टिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ज़ोन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब में बहुत ज़्यादा ये उसके इनके लिए मुफ़ीद होगा और उसमें फ़ायदे हासिल होंगे। उसके बरक्स अगर हम आईएमईसी की बात करें यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो इसका स्कोप जो है उसके मुकाबले में लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद चीज़ों पर ही फ़ोकस हो रहा है। जैसे कि हम शिपिंग लेन्स की बात करते हैं तो इसमें शिपिंग लेन्स के ऊपर फ़ोकस होता है, रेल के ऊपर फ़ोकस होता है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका फ़ोकस जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है? ये तो हो गई प्रोजेक्ट्स के हवाले से, यानी कि प्रोजेक्ट में दोनों का स्कोप हमने देख लिया। तो दूसरी तरफ हम हमारे पास डिफ़रेंस आ सकता है ना स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, कि इन्वेस्टमेंट किसकी ज़्यादा है। तो अगर हम बीआरआई की बात करें तो बीआरआई की जो इन एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, वो अराउंड 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो जाती है। ठीक है, यानी कि 8 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो बीआरआई की एस्टिमेटेड वैल्यू बन रही है। उसके बरक्स अगर हम आईएमईसी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो सिग्निफिकेंटली स्मॉलर लगती है। ठीक है, वो ब्री के मुकाबले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चंद बिलियन डॉलर्स पर मुहित है। यानी कि उसमें अगर हर एक उसका जो स्टेट है, जो नेशन है, जो इसमें शामिल हैं, ठीक है, वो अगर कंट्रीब्यूट करती हैं ना 20 बिलियन डॉलर्स, तब भी बनाकर वो तकरीबन जो है वो कुछ ट्रिलियंस तक ही जा सकती हैं, और ब्री उसके मुकाबले में जो है वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा ही नज़र आती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट नंबर पर हम इसमें डिफरेंस देखेंगे वो देखेंगे हम ज्योग्राफिकल कवरेज का। ठीक है, कि यानी कि कितने ज्योग्राफिक एरिया को जो है वो बीआरआई और आईएमईसी जो है वो कवर करता है। अगर हम बीआरआई की बात करें तो वो कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 150 कंट्रीज को। ठीक है, जिनके अंदर तरक्की पजीर इकोनॉमीज यानी ममालिक भी शामिल हैं। ठीक है, जो तरक्की पजीर ममालिक है उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर अगर बात करें ना बीआरआई की, तो वो जोग्राफिकल एरिया, वाइड एरिया को कवर कर रहा है यहाँ पर। उसके बरक्स अगर हम आईएमईसी की बात करें तो उसने प्लान किया हुआ है, कवर करेगा वो 20 इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज को।
ठीक है, जो कि मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर है। अब आप अगर नोट करें तो ऊपर वाली साइड पर अगर आप देखें कि ब्री के अंदर यानी कि बीआरआई के अंदर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है और उसने तकरीबन पूरे ग्लोब को ही कवर किया हुआ है। उसके बरक्स में अगर हम आईएमईसी की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिडल ईस्ट और यूरोप वाले एरियाज़ को इंडिया के साथ जो है वो जोड़ रहा है और इन इसी एरिया को जो है वो कवर कर रहा है। तो और सिर्फ़ इसके अंदर तरक्की याफ़्ता जो ममालिक हैं वो ही शामिल हैं, तो फिर उस हिसाब से यहाँ ज्योग्राफिकल कवरेज के हवाले से भी यहाँ पर बीआरआई जो है वो हमें ज़्यादा कवर करता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंस की इनके अंदर इनिशिएशन या प्रोग्रेस में, कि इनिशिएट किसने पहले लिया या प्रोग्रेस किसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो वो भी हमें बीआरआई की ज़्यादा नज़र आती है। किस तरह से भला बीआरआई जो है वो लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, ठीक है, और एक्टिवली परस्यू करता आ रहा है उस चीज़ को, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बेहद इसने की है, ठीक है, और प्रोग्रेस भी हमें बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें ना 2023 जून के अंदर, तो तकरीबन इसने जो है वो 22 ममालिक के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सरमाया इन्वेस्ट किया है, और उसके अलावा 150 कंट्रीज़ तकरीबन इसके अंदर शामिल हुई हैं, और तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं कि 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर शामिल हुई हैं, ठीक है? तो इस तरह से प्रोग्रेस भी इसमें हमें नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम आईएमईसी की बात करें, तो आईएमईसी जो है वो अभी इनिशियल स्टेज पर ही है, प्रिलिमिनरी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी उनकी नेगोशिएशन ही चल रही है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम अगर बात करें तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा नज़र आता है, गैप नज़र आता है, जिनमें बीआरआई उस वक़्त भी आगे ही नज़र आ रहा है, ठीक है? और अगर अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की, कि ट्रांसपोर्टेशन मोड्स दोनों में किस तरह के हैं, तो बीआरआई की अगर बात करें, तो बीआरआई जो है उसमें डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं, डाइवर्स यानी कि मुख्तलिफ मुतनव्वो किस्म के इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन मोड्स नज़र आते हैं, जिनमें हम 70% जो कह सकते हैं ना, वो 70% जो फ़ोकस्ड है वो लैंड बेस्ड रूट्स के ऊपर है, ठीक है? उसके अलावा बरअक्स अगर हम देखें आईएमईसी की बात करें, तो वो प्राइमरीली जो है वो एम्फसाइज़ करता है सी ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है? और फ़ोकस कर रहा है वो शिपिंग लेन्स के ऊपर और रेल और रोड कनेक्शंस के ऊपर, ठीक है? उसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है, वो है हमारे पास डायरेक्शनैलिटी का, ठीक है, कि डायरेक्शंस किस कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि बीआरआई जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है किस तरह से भला, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है चाइना को, पहले कहाँ से कनेक्ट करेगा, चाइना को ये एशिया से कनेक्ट करेगा, फिर एशिया से यूरोप, फिर यूरोप से अफ्रीका, और अफ्रीका से अमेरिकस की तरफ ये चला जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका अहाता अगर ये देखें, अगर ये किस चीज़ पर मुहित है, ये पूरे ग्लोब को एक ओवरऑल तरीके से कवर कर रहा है, कनेक्टिविटी उसमें नज़र आ रही है, विन-विन सिचुएशन देखने को मिल रही है, और यहाँ पर भी हमें बीआरआई जो है वो आगे ही नज़र आ रहा है। उसके बरक्स अगर हम बात करें आईएमईसी की, तो आईएमईसी जो है उसने प्लान किया हुआ है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल उसने प्लान किया किस तरह से भी कि प्राइमरीली वो कनेक्ट करेगा ना इंडिया को यूरोप से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये जो मैप है वो भी नज़र आ रहा होगा सामने ही, कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया से हमें नज़र आ रहा है यूएई, यूएई से आगे जा रही है सऊदी अरब की तरफ लिंक जा रहा है, और सऊदी अरब से जो है फिर हमें जो है फर्दर इसराइल, और इसराइल से ग्रीस की जानिब ये दिखाई दे रहा है, यानी कि इंडिया से फर्दर हमें यूरोप तक इसकी कनेक्टिविटी नज़र आ रही है। और एक अगर हम बीआरआई की बात करें तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम ही नज़र आती है इसकी कवरेज। उसके अलावा अगर हम प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें आईएमईसी की, ठीक है, तो आईएमईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो आईएमईसी जो है वो 90% तक कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल भी है, ठीक है, और इसके जो एग्जिस्ट करते हुए सी रूट्स हैं उसी को रीब्रांड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर हम फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल वायबिलिटी उसी तरह इन्हेंस्ड हो रही है कि पार्टिसिपेट करें अगर नेशंस जो कि उसका पार्ट है, अगर वो रिच मेंस क्लब का हों, पार्ट हों, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो इनको खौफ किस चीज़ का है, इनको खौफ इस चीज़ का है कि चाइना की जो डोमिनेंस है ना, डोमिनेंसी है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए ही इन्होंने कोशिश की है ना कि जितनी भी नेशंस हैं वो मुहिम जोई करें, आईएमईसी की कंप्लीशन में अहम किरदार अदा करें। उसकी कंप्लीशन होगी तभी वो चाइना के इस प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाएँगे, ठीक है? और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें ना, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको यहाँ पर मैप में भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा किस तरह से चाइना जो है वो एशिया से, और एशिया के बाद जो है आप देख सकते हैं वो किस तरह से यूरोप के साथ, और यूरोप के बाद अफ्रीका, और अफ्रीका से फिर अमेरिकस वाली साइड पर भी पूरे ग्लोब को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस पूरे ग्लोब के अंदर ये ओवरऑल चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर अभी हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट की आईएमईसी की, क्योंकि ये इसी ब्री को काउंटर करने के लिए ही आईएमईसी की जो है वो भरपूर कोशिश की गई है, तो उसमें यही है कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो, ज्यादा से ज्यादा वो मजबूत करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इस तरीके से भरपूर हो सकती है, ठीक है।
और आईएमईसी जो है वो फोस्टर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनर्जी सिक्योरिटी लेकर आएगा और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देगा। तो इस तरह से इसमें जो है हमें प्रोस्पेक्ट काफ़ी बेहतर इस तरीके से हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, आईएमईसी के अंदर। अब हमें देखना ये है कि दोनों के लिए, ब्री के लिए भी यानी कि बीआरआई के लिए भी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी और आईएमईसी दोनों के लिए क्या-क्या चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आईएमईसी की बात करें तो उसके लिए यही चैलेंजेस हैं कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, 20 कंट्रीज़ की जो कि चैलेंज पोज़ कर रही है। ठीक है, बहुत उलझी हुई है, फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, इतना उनके पास सरमाया इतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि डेट बर्डन हो सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डेट का बर्डन भी पड़ सकता है। तो ये भी चैलेंजेस इसके आगे सामने हमारे। उसके बाद अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स की, ख़ुसूसी तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ जाएँगे, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ेंगे, तो तब भी हिचकिचाहट महसूस करेंगी तमाम स्टेट्स या जो इसकी जो पार्ट बनी हुई है इसका, ठीक है? तो वो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, आईएमईसी के लिए चैलेंज होगा, ठीक है? और एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी इश्यूज़ भी होंगे। एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको एड्रेस करने की भरपूर ज़रूरत है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स यहाँ पर मौजूद हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के कुछ चैलेंजेज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ओवरऑल चैलेंजेज़ जो हैं वो हमें आईएमईसी के लिए नज़र आते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे ब्री के चैलेंजेस की, ठीक है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चैलेंजेस की। तो चाइना की जो लो इकोनॉमिक ग्रोथ है अभी फ़िलहाल, ठीक है, कुछ हद तक लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं, तो ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है किसी हद तक असरात उस पे मुरतब कर सकती हैं, ठीक है? और जो चाइना है, चाइना की जो बेल आउट है यानी माली मदद है जो कि वो अपने पार्टनर नेशंस को कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या है, उसने हाई इंटरेस्ट रेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है? इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ इसके हवाले से आप कह सकते हैं एक प्रोपेगेंडा या एक ये चीज़ भी है कि डेट ट्रैप में ये अपने तमाम कंट्रीज़ को फँसा रहा है, ठीक है? और उस जाल से निकलना कंट्रीज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा, मेंबर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है? जो इसकी पार्टनर नेशंस हैं, तो क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये भी एक चैलेंज है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अगर हम बात करें कि इन्वेस्ट कितनी कर चुका है, इसको काउंटर करने के लिए आप एग्ज़ाम्पल यहाँ कोट कर सकते हैं कि चाइना ने अब तक $240 बिलियन तकरीबन 2008 से 2021 तक मदद करने के लिए ना 22 कंट्रीज़ को उसने इतना इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है? और अगर ब्री की जो हम परसीव करें अगर डेट इश्यूज को, तो ये चीज़ें जो हैं वो वरीसम हो जाती हैं, ट्रबल क्रिएट करती हैं पार्टनर नेशंस के लिए कि वो उसका पार्ट बनी रहें या ना बनी रहें या किस तरीके से उसमें चेंजेस लेकर आएँ, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस की, तो पाकिस्तान के लिए जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है ना पाकिस्तान की आईएमईसी के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त अभी आईएमईसी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है वो सीपैक को ही और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही बरतरी देता है, क्योंकि उसमें मिसकॉन्सेप्शन है ना आईएमईसी के स्केल के हवाले से पाकिस्तान के नज़दीक, तो इस वजह से, ठीक है? तो पाकिस्तान की यूनिक जो पॉलिटिकल लोकेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आईएमईसी के लिए। आईएमईसी जब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कनेक्टिविटी उसकी होती है, तो उसकी आगे प्रोग्रेस में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ उसको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल या जो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है, वो बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है? तो फिर जो है आईएमईसी डिपेंड है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है? एफ़िशिएंट या ओवरलैंड कनेक्टिविटी के लिए। तो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं जिनमें इंडिया की और पाकिस्तान की राइवलरी है। अब ज़ाहिर-सी बात है आईएमईसी के अंदर इंडिया जो है वो मेन पार्ट है उसका, तो उस पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से उसके रास्ते में वो भी रुकावटें हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी रुकावट है कि आईएमईसी में वो हिस्सा नहीं बन सकता या इस तरीके से, ठीक है? राइवलरी भी एक बड़ा इश्यू क्रिएट कर रही है। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट को ये चीज़ हाइलाइट भी करती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है? और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो तैयार है मुकम्मल तौर पर सिग्निफिकेंट ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए। और आईएमईसी की अगर बात करें तो वो ऑफर करता है मुआशी जो बेनिफिट्स हैं उसको, लेकिन ये अभी भी हम देखें तो वो अर्ली स्टेजेस पर ही है, यानी कि ब्री के मुकाबले में ये अभी पीछे ही है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी नज़र आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान उनके लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, उन इनिशिएटिव्स के लिए। तो अगर आपके पास कोई करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से उनके चैलेंजेस के थ्रू, उनके स्कोप के थ्रू, उनके डिफरेंस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन जो है वो मजबूत बुनियादों पर जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी? तो ये था एक क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।